एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे HTML CSS कोर्स में। तो लास्ट टाइम हमने CSS को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर लिया था। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि CSS में कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, कलर्स को मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि कलर जो है CSS में हम यूज़ करते हैं, जो कि कलर होता है सिंपल एक COLOR, जो उसकी जो है प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है कि CSS में कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं इस वक्त। ठीक है, तो CSS में RGB कलर यूज़ होते हैं और हेक्सा कलर यूज़ होते हैं और HSL कलर यूज़ होते हैं। RGB कलर्स वो कलर होते हैं जिसमें हम तीन कलर्स को मिलाकर एक कलर बनाते हैं, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, इन तीनों को मिलाकर एक कलर बनाते हैं जिसको हम RGB कलर बोलते हैं। हेक्सा कलर्स वो होते हैं जो कि हेक्सा डेसिमल कलर होते हैं। ठीक है, हेक्सा डेसिमल इनका कोड होता है, यहाँ से हम कलर को गेट कर सकते हैं। उसके बाद HSL कलर्स वो कलर्स होते हैं जिसको हम परसेंटेज में गेट करते हैं। अब मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कलर्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाले कलर RGB कलर हैं और हेक्स कलर हैं, तो हम इन दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ इस टेबल को हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस टेबल वाली क्लास को मैं हटा देता हूँ और अब मैं कलर को यूज़ करके देखता हूँ। ठीक है, कि यहाँ ये है कलर हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास RGB आ जाएगा। ठीक है, RGB लिखो या RGBA लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 22591 ये कलर का कोड है। ठीक है, 99 एंड 71 ये कलर का कोड है। ये कलर्स के कोड आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसको गेट कैसे करना है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये रेड हो गया। और अगर मैं इसकी बजाय ये लिख देता हूँ FF3333, ठीक है, ये भी आई थिंक सो रेड होना चाहिए। ये देखिए ये भी रेड है। इन दोनों में फ़र्क कोई ख़ास नहीं है, ये फॉर्मेट्स में हमें रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कलर कोड कैसे गेट कर सकते हैं, HTML कलर कोड्स। ठीक है, यहाँ कलर पिकर भी मौजूद हैं जो कि हम एक्सटेंशंस क्रोम में लगा कर यूज़ कर सकते हैं कलर पिकर की। तो वो आप HTML कलर पिकर एक्सटेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, HTML कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। इससे क्या होता है, जब ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है, आप यहाँ क्लिक करते हो तो एक यहाँ से ड्रॉपर आ जाता है। ड्रॉपर को आप जहाँ भी रखोगे तो आपको HTML का कलर कोड मिल जाएगा, जैसे कि ये उसने एग्जांपल में दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस वन। तो इसके बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं HTML कलर कोड्स गेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये मैंने कोई भी कोड लिख लिया। यहाँ से मैंने फिर से मैं ग्रीन में चला जाता हूँ, ग्रीन में जाके मैंने कोई भी ऐसा कोड लिखना है। ये देखिए अब मुझे इसका ये कलर भी मिल गया जो हेक्सा कलर था, मुझे इसका RGB कलर भी मिल गया जो कि ये है, और मुझे इसका HSL कलर भी मिल गया। अब ये देखिएगा कि RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर कितनी कितनी मकदार में इसमें डाले गए, तो ये ग्रीन वाला ये वाली शेड बना। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी कलर को गेट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। ज़्यादा हमें कलर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो कलर पिकर है वो तो होता ही है। ये देखिए अगर अब मैं सेम ये चीज़ को RGB में लिख देता हूँ, ठीक है, सेव किया और यहाँ से मैंने कहा RGB और ये मैंने कलर कोड लिख दिया। ठीक है, सॉरी, ये देखिए ये फिर से वही आ गया ग्रीन। अब देखिए मैं इसके एक कलर को छेड़ लेता हूँ, ब्लू वाली साइड को मैं छेड़ के मैं 25 कर लेता हूँ। देखते हैं इसको में क्या चेंज आता है। इसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब कि इस तरह अगर मैं इसको शेड्स को चेंज करता रहूँगा तो इसमें मुझे मेजर इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास RGB कलर्स और हेक्स कलर्स और HSL कलर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर अलग है और कलर अलग है। जो कलर होता है वो जस्ट टेक्स्ट के कलर को टारगेट करता है, जो बैकग्राउंड कलर होता है वो बैकग्राउंड कलर के टारगेट करता है। अब CSS बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें
बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है, इनके अगर हमने बैक पे इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज हो जाएगी। बैकग्राउंड रिपीट है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बैकग्राउंड पे इमेज लगा लेते हैं, वो रिपीट हो रही होती है अपने साइज़ छोटा होने की वजह से। तो हम अगर रिपीट को ऑफ़ कर देते हैं तो फिर वो बैकग्राउंड रिपीट होना बंद हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मुझे अब बैकग्राउंड अटैचमेंट है। बैकग्राउंड अटैचमेंट से मुराद है कि आपने बैकग्राउंड जो है वो फिक्स रखना है या कुछ और इसका सिलसिला रखना है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन आ जाती है। अब बाज़ औक़ात होता है कि हमें वॉलपेपर के हिसाब से बैकग्राउंड की पोजीशंस को सेट करना पड़ता है कि उसकी पोजीशन हमने सेंटर रखनी है, लेफ़्ट रखनी है या राइट रखनी है, जो भी रखनी है। तो उस हिसाब से हम अपनी चीज़ों को सेट करते हैं। तो इसका मज़ीद जो है हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हो गया हमारे पास ये। अब हम आ जाते हैं बॉडी पे, बैकग्राउंड की साइड पे, ठीक है। हम बैकग्राउंड जो है वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे ताकि बॉडी पे यूज़ करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मैंने बॉडी पे बैकग्राउंड यूज़ करना है और मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। और यहाँ मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो ये देखिए सारा का सारा बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया। अब हम आ जाते हैं इमेज की तरफ के बैकग्राउंड इमेज किस तरह होती है सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मुझे कोई इमेज मिल जाए अगर यहाँ से, तो ये मुझे इमेज मिल गई है। इसको मैं इमेजेस वाले फ़ोल्डर में ही रखूँगा। वैसे तो मैं जहाँ भी रखूँ तो चल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है मैं इसको इमेजेस वाले फ़ोल्डर में रखूँ ताकि प्रोफेशनल तरीके से मेरी सारे के सारे प्रोजेक्ट की इमेजेस एक ही हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ से अब चाहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर के बजाय मुझे बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है। अब इमेज यूज़ करने के लिए हमें इमेज यूआरएल भी चाहिए होता है जो कि पाथ होता है इसका। तो हमारा इमेज का यूआरएल कहाँ है, इमेजेस इस फोल्डर के अंदर bg.jpg, bg.jpg। अब अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड नहीं आएगा, बिकॉज हमने बैकग्राउंड का साइज़ कोई नहीं दिया। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज़, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ में मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% एंड 100%, या मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ। पहले वाला 100% विड्थ को डिफाइन कर रहा है और दूसरे वाला 100% हाइट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये रिफ़्रेश किया है तो हमारे पास ये भी नहीं है। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये है हमारे पास HTML का सोर्स कोड। हम इसी तरह CSS का सोर्स कोड भी गेट कर सकते हैं जो कि ये होता है। अब इसको हम यहाँ पाथ के ज़रिए खोल के देखते हैं। JPG, ठीक है। तो ये नहीं खुल रहा, सॉरी, ये है bg.jpg। तो ये हमारे पास ये खुल गया। ये इस वक्त हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ आ गया है। और ये अब जो मुझे यहाँ ये हमने दिया, इसको हम रिफ़्रेश किया, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कैशे भी रिफ़्रेश नहीं होती, ठीक है ना। तो जिस वजह से हमारे CSS आउटपुट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर स्टिल हमें इमेज शो नहीं हो रही तो यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए, ये गॉड गिफ्टेड छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो हमें ड्यूरिंग द लेक्चर मिल जाते हैं और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा अच्छा एक्नॉलेज है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमें इमेज स्टिल बैकग्राउंड की शो नहीं हो रही, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पाथ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मज़ीद हमने एरर हैंडलिंग सीखनी है यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं देखता हूँ तो ये देखिएगा मुझे यहाँ इमेज शो नहीं हो रही मेरी, ठीक है। वो कह रहा है जी कि CSS के अंदर जाके, तो यहाँ ये टेक्निकली अगर हम यहाँ माउस ओवर करते हैं ना तो हमारी इमेज आ जाती है, ठीक है। अब यानी कि हमारा यहाँ पाथ ठीक नहीं दिया हुआ। अब देखिए फाइल हमारी है CSS की, यहाँ इमेज हमारी पड़ी है यहाँ। अब इस पाथ के मुताबिक हमने इसको क्या कहा हुआ है कि CSS के फोल्डर के अंदर ही एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर bg.jpg
JPG पड़ी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि CSS के फोल्डर के अंदर तो इमेज का फोल्डर है ही नहीं, यानी कि हमें प्रोसेस को पहले अपने फोल्डर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेस को फोल्डर से बाहर निकालने का तरीका है // ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एरर है जो कि बिगनर्स को फेस करना पड़ता है। ये एरर तो नहीं है, सिंपल एक ये वार्निंग है हम कह लें, तो ये बिगनर्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अब हमारी इमेज शो हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये देखिएगा हमारी इमेज आ गई है। अब ये देखें, मैंने माउस ओवर किया है, ये इसका डायरेक्टली सही पाथ बता रहा है कि इमेज कहाँ है, ठीक है। मेरा ब्राउज़र अपडेट नहीं है, वरना यहाँ हमें पास इमेज भी शो हो जाती है। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ गया। अब मैं ये हमारी इमेज एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक है, जिस वजह से यहाँ हमारा रिपीट नहीं शो हो रहा, वरना बैकग्राउंड रिपीट का मैंने आपको बताया था, नो रिपीट होता है उसका, ठीक है। ये लगाना ज़रूरी है, ये लगा दिया। अब हमारे बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर है, ठीक है। सेंटर की बजाय यहाँ हम लेफ़्ट कर देते, तो ये देखिए थोड़ा सा हिला है हमारा बैकग्राउंड और इसकी पोजीशन लेफ़्ट हो गई है। इस वक्त यहाँ तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम दूसरी डिवाइसेस में अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन को खोलेंगे तब ये इफ़ेक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने पता लग गया कि बैकग्राउंड को किस तरह यूज़ करना है उसके बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉर्डर्स की, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बॉर्डर के बारे में देखा था कि बॉर्डर हम किस तरह दे सकते हैं, वो टेबल को देना है बॉर्डर या डिव को देना है, हम किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। हम इस बॉर्डर को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। हम इसमें बॉर्डर को काफ़ी लिहाज से हम इसको सेट कर सकते हैं, जिसके अंदर ये मज़ीद बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी बेसिकली बॉर्डर प्रॉपर्टी है और ये उसकी आगे से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बॉर्डर को किस तरह सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ एक डिव बनाई, ठीक है। और यहाँ मैंने डिव को क्लास दे दी टेस्ट की, ठीक। और यहाँ मैंने एक टेस्ट की क्लास बना ली। ध्यान में रखिए कि बैकग्राउंड कलर हमारा वही है और मैंने यहाँ बॉर्डर दे दिया है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। अब यहाँ टेक्निकली हमें कुछ भी शो नहीं होगा बिकॉज हमने डिव की विड्थ और हाइट नहीं दी है अभी इस वक्त तक, ठीक है। डिव की विड्थ और हाइट ना दे तो वो ऑटो होती है, ठीक है। ऑटो विड्थ होती है और ऑटो ही हाइट होती है। विड्थ यहाँ ये नहीं शो रहा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम बैकग्राउंड भी दे देते हैं इसका। ये देखिए अब ये देखिए हमने हैश लगा दिया था साथ। ये देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा हमें शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कलर रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं, तो ये देखिए ये हमें हम थोड़ा सा बॉर्डर को ना हाई कर लेते हैं। ये देखिए ये हमें बिल्कुल सिंपली शो हो रहा है बॉक्स में, ठीक है। अगर यहाँ मैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, डबल थी, डॉटेड थी, मैं यहाँ डॉटेड लगा कर देख सकता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, DODD डॉटेड, ठीक है। मुझे स्पेलिंग मिस्टेक करने की बहुत आदत है। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर मेरा डॉटेड हो गया। और इसके अलावा अगर मैं डबल रखना चाहता हूँ तो ये डबल हो गया मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। और मैं इसकी विड्थ वगैरह इसकी जो सॉलिडिटी है वो भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड और बॉर्डर्स की जो कि हम इसको मज़ीद देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बॉर्डर्स क्या होते हैं और बैकग्राउंड क्या होता है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है और CSS कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।